इजराइल ने जंग का ऐलान कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 सैटरडे। ये इजराइल में एक धार्मिक दिन था। आज के दिन तौरा पढ़ा जाता है जो जूडाइज्म में सबसे इम्पोर्टेंट होली टेक्स्ट है, और इसी दिन हमास ने 5000 रॉकेट्स के साथ इजराइल में हमला कर दिया। फिर तुरंत ही इजराइल ने स्टेट ऑफ वॉर का ऐलान कर दिया। כוחות חמאס פלשו הבוקר לשטח ישראל בבוקרו של יום חג ורצחו אזרחים תמימים, ילדים וקשישים। सारे नागरिकों को बॉम्ब शेल्टर में छुपने के लिए कहा गया। काफी सारे रॉकेट्स इजराइल के आयरन डोम ने रोक लिए, लेकिन फिर भी इजराइल के 250 से ज्यादा लोगों की जान गई और 1500 से भी ज्यादा लोग घायल हुए और अनगिनत लोगों को बंदी बना लिया गया। Things are worse than they look on the news. The images that are coming from this situation are too graphic to be shared on the news. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां इजरायली महिला को कैप्चर किया गया, फिर उन्हें काफी मारा गया और बिना कपड़ों के पूरे शहर में परेड करवाया गया। सोचने से ही ये कितना दर्दनीय है। इस अटैक का नाम है अल असाक स्टॉर्म। ये है मोहम्मद दैफ, जो आज के हमास के मिलिट्री विंग के लीडर है। उन्होंने ऑपरेशन अल असाक स्टॉर्म की ऐलान की है। सारे पैलेस्टीन को इजराइल के खिलाफ खड़े होने के लिए कहा गया है। वो कहते हैं इनफ इज इनफ, बट व्हाट डज ही मीन्स। ये पूरा सिचुएशन काफ़ी ट्रेजिक है और काफ़ी डेंजरस भी। भारत के साथ साथ फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे देशों ने इजराइल के राइट टू डिफेंड टू इटसेल्फ को सपोर्ट किया है और इस टेरर अटैक को कंडेम किया है। इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट पिछले 75 सालों से चला आ रहा है, लेकिन वॉर शब्द का इस्तेमाल आज हो रहा है। तो सच क्या है और इसका ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट क्या है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। पिछले कुछ समय से मैं इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे मुझे कुछ की इंसाइट्स मिले, और इस वीडियो के एंड तक आप ये भी जान पाओगे कि इसका इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये वीडियो हमारे बाकी सब वीडियो से अलग है, लेकिन इस वीडियो का पर्पज ही ये है कि आप इस मुद्दे को ऊपर से नहीं, थोड़ा गहराई में जाने और कॉन्टेक्स्ट के साथ इंफॉर्मेशन दे, ताकि आप बैकग्राउंड समझे और आपको एक पर्सपेक्टिव मिले, ताकि फिर आप अपने ओपिनियंस खुद बना पाए। आपके ओपिनियन शायद मुझसे अलग हो सकते हैं एंड आई रिस्पेक्ट दैट। तो इस मुद्दे के बारे में आप जो भी सोचते हैं नीचे कमेंट्स में बताइए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं हमास है क्या। आज की घड़ी में इजराइल और पैलेस्टाइन कुछ ऐसा दिखता है। ये मैप अपने में ही बहुत कंट्रोवर्शियल है। काफ़ी पैलेस्टाइन के लोग मानते हैं कि 1947 से लेकर आज तक इजराइल धीरे धीरे पैलेस्टाइन पर कब्जा कर रहा है। पैलेस्टाइन का धीरे धीरे छोटा होता हुआ मैप आप देख सकते हो, और इसका इस्तेमाल कई टेररिस्ट आउटफिट्स इजराइल पर हमले करने के लिए करता है। क्या इनोसेंस लोगों की जान लेने के लिए एक मैप जस्टिफाइड है? ये है गाजा स्ट्रिप, जो इजराइल और इजिप्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसके वेस्ट में मेडिटेरियन सी है। इस एरिया को कंट्रोल करता है हमास। हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 2007 से गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल कर रहा है। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन और कई देश ने इन्हें एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया है। हमास का मतलब है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। हमास की शुरुआत 1987 में हुई और उन्होंने 1988 में हमास चार्टर बनाया। उनका ऑब्जेक्टिव है पैलेस्टीन को इजराइल ऑक्यूपेशन से बचाना, और इसमें सिर्फ ये पैलेस्टीनियन का पार्ट नहीं, पूरा इजराइल और पैलेस्टीन शामिल है। जहां अरबिक में इस शब्द का मतलब ब्रेवरी है, हिब्रू में लूजली मीनिंग वायलेंस है। साफ साफ देखा जाए तो हमास इजराइल को नक्शे से हटाना चाहता है और पिछले 30 सालों से उसकी ये वायलेंस अटेम्प्ट जारी है। 1980 से आज तक उन्होंने किए गए सारे अटैक्स का डाटा देखते हैं। जनरल पब्लिक के लिए एटलीस्ट 87 अटैक का डाटा अवेलेबल है। इन टोटल 1000 से भी ज्यादा लोग हमास के अटैक की वजह से या तो मारे गए हैं या तो घायल हो गए हैं। सोचिए, ये इतना छोटा देश, लेकिन इस देश के सारे लोग टेरर अटैक के डर में जीते हैं। इसलिए इजराइल ने अपना आयरन डोम बनाया है। क्या है आयरन डोम सिस्टम? 2011 में इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने आयरन डोम नाम का एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम बनाया, जिसका ऑब्जेक्टिव है शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को मिड एयर में खत्म करना, उन्हें जमीन को छूने से पहले ही मिड एयर में डिस्ट्रॉय करना। इस सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट है, रेडार सिस्टम, कमांड सिस्टम एंड मिसाइल लॉन्चर। जब भी गाजा स्ट्रिप से रॉकेट लॉन्च होते हैं, तब इसका सिस्टम इसे डिटेक्ट करता है और ट्रेजेक्टरी
ट्रैजेक्टरी मैप करता है। फिर काउंटर मिसाइल्स छोड़े जाते हैं जिनसे आने वाले मिसाइल्स को बीच हवा में ही रोका जाए। 2012 में गाजा की जो इजराइल अगेंस्ट वॉर हुई उसमें आयरन डोम सिस्टम ने 85% रॉकेट्स को रोका और कई लोगों की जान बचाई। ये सिस्टम हमास के खिलाफ सबसे बड़ा डिफेंस है, ये हमास जानता है, फिर भी उन्होंने 5000 रॉकेट्स लॉन्च की। ये कोई आम टेरर अटैक नहीं है, ये युद्ध का ऐलान है। और ये दिन भी काफी स्पेशल था क्योंकि इसी दिन के अराउंड 50 साल पहले इजराइल पर हमला हुआ। इस अटैक की डेप्थ, इम्पोर्टेंस और आने वाले टाइम पे आने वाला इम्पैक्ट जानने के लिए थोड़ी हिस्ट्री जानना इम्पोर्टेंट है। ये अटैक 1973 के योम किपुर वॉर की याद दिलाता है। तब फाइट कोई टेरर आउटकम से नहीं, इजराइल के पड़ोसी देश अरब कंट्रीज से थी। इजिप्ट और सीरिया ने 6 अक्टूबर 1973 को अटैक किया। ये दिन स्पेशल इसलिए था क्योंकि ये दिन ज्यूइश लोग होली दिन योम किपुर का था। इस दिन ज्यूइश के लोग 2000 साल पुराने ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए वाइन पीते हैं लेकिन चीयर्स नहीं करते, उसके जगह कहते हैं, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, नेक्स्ट ईयर वी विल बी टुगेदर इन टूरिज्म। इस दिन इजराइल पर होने वाला अटैक उनके लिए एक मैसेज था। इस वॉर में अरब देशों को सोवियत रशिया ने काफी सपोर्ट किया था और इसे बैलेंस करने के लिए अमेरिका ने इजराइल को सपोर्ट किया था। इस वॉर में जीत इजराइल की हुई बट एट अ हाई कॉस्ट। 2600 से ज्यादा सोल्जर्स की जाने गई, 12,000 से ज्यादा लोग इंजर हुए। इजराइल 1948 से लेके आज तक कितनी सारी वॉर्स लड़ चुका है, लेकिन 1973 की ये वॉर काफ़ी स्पेशल थी क्योंकि अरब देशों को पता चल गया था कि इजराइल को डिफीट करना पॉसिबल तो है, अगर अमेरिका का सपोर्ट नहीं मिलता तो नतीजा कुछ और होता। वापिस आते हैं प्रेजेंट पर, अल असा के बारे में जानते हैं। ये है जूरिज्म, दुनिया के सबसे होली जगहों में से एक। इसका जूरिज्म इस्लाम क्रिश्चियनिटी में एक महत्वपूर्ण स्थान है। हमास का कहना है कि इजराइल फोर्सेस अल असा मॉस्क में के आसपास वायलेंस कर रही है। वेस्ट बैंक्स में इजराइल ने काफ़ी रेड्स की है और इसमें 200 से ज़्यादा लोगों की जान गई है। ये समझना इम्पोर्टेंट है कि ये 200 लोग कौन थे। इजराइल के हिसाब से ये 200 लोग मिलिटेंट्स थे। इजराइल जब भी वेस्ट बैंक के अंदर घुसता है उनके ऊपर पत्थरबाजी होती है। इजराइल के साइड से कहते हैं कि ये रिटेलिएशन में जाने जाती है और पैलेस्टीनियन मारे जाते हैं, और पैलेस्टीनियन मानते हैं कि इजराइल का वेस्ट बैंक में क्या काम। सिचुएशन हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड रही है। एज अ रिजल्ट इस साल वेस्ट बैंक में 200 से ज़्यादा लोग और इजराइल के साइड से 30 से ज़्यादा लोग मारे गए। यह आर्ग्यूमेंट ये हो जाता है कि वायलेंस की शुरुआत किसने की। इजराइल कहता है कि लोग पहले पत्थर मारते हैं और फिर छुपने के लिए मॉस्क में चले जाते हैं, और पैलेस्टीनियन लोग कहते हैं कि मॉस्क में घुसकर लोगों को बाहर निकाल के मारा जाता है। कौन सी साइड पर विश्वास करना है आप ये खुद डिसाइड कर सकते हो। आप स्मार्ट है और आप आपके खुद इन्फॉर्म ओपिनियन खुद बना सकते हो। यहाँ तक सारे फैक्ट्स है जो पब्लिकली अवेलेबल है, आप आपका खुद का रिसर्च करके वेरीफाई भी कर सकते हो। अब इस सिचुएशन में कुछ सवाल ज़रूर खड़े होते हैं, जैसे गाजा स्ट्रिप हर साइड से घिरा हुआ है, उन्हें इजराइल से मदद मिल नहीं सकती, तो उनके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो इजिप्ट उनकी मदद कर रहा है या फिर कोई और। ये 5000 रॉकेट्स, इतने सारे वेपन्स उनके पास पहुंच कैसे रहे हैं। सच तो ये है कि ह्यूमैनिटेशन ग्राउंड पर अमेरिका उन्हें एड देता रहा है, लेकिन शायद ये एड के पैसा सही लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है, उसे वेपन्स खरीदे जा रहे हैं। इस पूरे एरिया में कॉन्फ्लिक्ट कम होने की जगह बढ़ रहा है। इन द एंड ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका भारत पे क्या इम्पैक्ट होगा। ये समझने के लिए हमें इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर इस साल के G20 समिट में हुआ पता होना चाहिए। इजराइल की लीडरशिप भी मानती है कि ये हमारे इतिहास का सबसे लार्जेस्ट कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट है, सिर्फ भारत के लेवल पर नहीं पर ग्लोबल लेवल पर। लेकिन हमास के अटैक के बाद ये प्रोजेक्ट रद्द हो जाए ऐसी आशंका है, क्योंकि ये रूट कुछ ऐसा दिखता है और ये मेडिटेरियन सी से होकर गुजरता है। अगले कुछ सालों के लिए अगर ये पूरा एरिया कॉन्फ्लिक्ट में रहा तो यहाँ पर कोई भी मेजर प्रोजेक्ट शुरू करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। कोई भी बड़ा देश इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और रूट बन भी गया तो वो ट्रेड करने के लिए सेफ नहीं होगा। प्लस सऊदी अरेबिया एक ट्रिकी सिचुएशन में आ जाता है, क्योंकि हिस्टोरिकली उन्होंने पैलेस्टीनियन को सपोर्ट किया है और अब धीरे धीरे उनका इजराइल के साथ कनेक्शन अच्छा हो रहा है। अब वो किसको सपोर्ट करेगा, इजराइल को या पैलेस्टीन को।
उनका कोई भी एक्शन एक साइड से रिलेशन खराब जरूर करेगा। इतना बड़ा अटैक वर्ल्ड के लीडर्स को कुछ ना कुछ कमेंट करने के लिए फोर्स जरूर करता है। और सऊदी अरेबिया का स्टैंड भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इजराइल एक ऐसा देश है जो कभी भी इस तरह की इंस्टिगेशन बर्दाश्त नहीं करता, एक्शन लेने से नहीं कतराता और इसमें कोई भी लीडर कभी भी पॉलिटिक्स बीच में नहीं लाता। इजराइल के अपोजिशन लीडर ने पूरी तरह से सरकार को अपना सपोर्ट दिया है। ये बात भारत के लीडर्स को सीखनी चाहिए। इन द एंड हमें ये समझना चाहिए कि वॉर काफ़ी डेंजरस सिचुएशन है और अगर सच बताया जाए तो इजराइल में अटैक काफ़ी कॉमन है। जब भी मिसाइल्स अटैक होते हैं तो सायरन बजते हैं और फिर सबको सब काम छोड़कर बंकर्स में जाना पड़ता है। इजराइल के लोगों के लिए वॉर लाइक सिचुएशन काफ़ी कॉमन हो चुकी है ये काफ़ी सैड बात है। ऐसी बातें सुनने पर हमें समझ में आता है कि हम कितने लकी हैं कि हम वॉर से दूर हैं। इस पूरे सिचुएशन में कोई भी दो साइड्स नहीं है। नथिंग कैन जस्टिफाई 5000 रॉकेट्स बीन फायर्ड। ये तो काफ़ी बड़ा टेरर अटैक है कि ये रॉकेट्स जब भी कोई बिल्डिंग को हिट करेंगे तो वो ये नहीं पूछेंगे कि आपका धर्म, जाति, सोच क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ जान ही लेंगे। एक रॉकेट बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको बिना कोई भेदभाव के अपना निशाना बनाएगा। टेरर कैन नॉट बी जस्टिफाइड, नॉट इन इजराइल, नॉट इन इंडिया, नोवेयर इन द वर्ल्ड। और इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, इस चैनल पे अपन कोई भी टेरर आउटफिट को इतना सा भी सपोर्ट नहीं करेंगे और वॉर को बढ़ावा नहीं देंगे। वॉर इज डेंजरस फॉर ऑल, क्योंकि एक वॉर इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट करती है, आपके मेरे डे टू डे लाइफ पे इम्पैक्ट करती है। सप्लाई चेन्स टूट जाते हैं, चीज़ें महंगी होने लगती है, शॉर्टेजेस पैदा होती है, जियोपॉलिटिक्स में अनस्टेबिलिटी में आपके और मेरे लाइफ में भी अनस्टेबिलिटी लाती है और ये दुनिया का कड़वा सच है। दुनिया के बारे में जानना ज़रूरी है, अपने ओपिनियंस खुद बनाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम वॉर मॉन्गरिंग करना हम सब के लिए हानिकारक है। आई होप हमारी ऑडियंस इतनी स्मार्ट है कि हमारे ये मैसेज इस वीडियो के थ्रू समझ पाए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप इजराइल और पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में विस्तार में जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, क्योंकि आप तक सच पहुंचाने की ये मैं मेरी जिम्मेदारी समझता हूँ।